प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आयुर्वेद में सप्त धातु का वर्णन मिलता है और योग ग्रंथों में भी सप्त धातु की बार बार चर्चा होती है। नेट का सिलेबस है, वाईसीबी का सिलेबस है, या आपका जो पेपर है योग एंड होलिस्टिक हेल्थ है, या योग एंड वेलनेस जो पेपर है, यानी योग और आरोग्य, योग और समग्र स्वास्थ्य, ये पेपर जहाँ भी पढ़ाए जाते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है त्रिदोष के बारे में, सप्त धातुओं के बारे में, त्रिगुण के बारे में, चक्रों के बारे में। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है सप्त धातु। तो आज इस वीडियो में हम सप्त धातु के बारे में ही विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, आयुर्वेद में सप्त धातुओं को योग में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, आयुर्वेद एवं योग के सभी ग्रंथों में शरीर निर्माण में धातुओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। एक श्लोक है चरक संहिता का, तो चरक सूत्र है 28.4, देह धारणाद धातवय, जिनसे शरीर का निर्माण होता है अथवा शरीर का धारण होता है उसे ही धातु कहा जाता है। तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि धातु किसे कहते हैं। सूत्र है देह धारणाद धातवः, चरक सूत्र है 28.4, कि जिनसे शरीर का निर्माण अथवा धारण होता है उसे ही धातु कहा जाता है। और हमारे शरीर में धातुओं की संख्या 7 होती है। तो जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं उससे सबसे पहले रस बनता है। क्या बनता है? सबसे पहले रस बनता है। रस से फिर रक्त बनता है, और रक्त से फिर क्या बनता है? मांस बनता है। मांस से फिर क्या बनती है? मेद धातु बनती है। मेद धातु से फिर क्या बनता है? अस्थि धातु बनती है। और अस्थि धातु से क्या बनता है? फिर मज्जा बनता है, यानी मज्जा धातु बनती है। और मज्जा धातु से फिर शुक्र धातु बनती है, जिसे हम शुक्र कहें, वीर्य कहें, रज कहें, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण धातु है, जो हमारा शरीर का कहते हैं ओज होता है। सप्त धातुओं का भिन्न भिन्न कार्य होने के बावजूद भी शरीर को स्थिरता, दृढ़ता, धारण और पोषण प्रदान करती हैं। यानी सभी जो धातुएं हैं सातों, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या रज, तो इन सब के अलग अलग कार्य हैं। इसके बावजूद भी शरीर में जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, स्ट्रॉन्गनेस जो बनी हुई है, धारण करने की जो शक्ति बनी हुई है और पोषण प्रदान करने की शक्ति बनी हुई है, वो इन्हीं 7 धातुओं के वजह से बनी हुई है। तो त्रिदोष द्वारा दूषित होने के कारण धातुओं को दुष्य भी कहा जाता है। यानी वात, पित्त, कफ जो आयुर्वेद में 3 पिल्लर कहे गए हैं, उनके कारण ये दूषित हो जाती हैं, इसलिए उनको दुष्य भी कहा जाता है। जैसे वात बढ़ गया, तो वात बढ़ने से फिर वो इन धातुओं को भी, जैसे ब्लड में भी वात बढ़ जाता है तो वात रक्त रोग हो जाता है ना, तो उस वजह से ये इनको भी इम्बैलेंस कर देते हैं त्रिदोष, तो इसलिए इनको दुष्य कहा जाता है। यानी ये भी दूषित हो जाते हैं। शरीर में कोई भी दोष बढ़ता है तो फिर ये भी जो धातुएं हैं, रस भी, रक्त भी, मांस भी, मेद भी, अस्थि भी, मज्जा भी, ये भी दूषित हो जाती हैं, इसलिए इनको दुष्य कहा है। तो एक सूत्र है अष्टांग हृदय सूत्र का 1.13, ए है सु जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये आप देख पा रहे हैं। ए का मतलब अष्टांग, है का मतलब हृदय, सु का मतलब सूत्र। अष्टांग हृदय सूत्र 1.13 में है, रसा असम श्रृंगम मास मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणु धात्वय सप्त दूष्याम्लाः। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ही स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो 7 धातुएं हैं इन्हें दुष्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिदोष के कारण दूषित हो जाती हैं। तो इनके बारे में और जानेंगे, थोड़ी सी जानकारी हम और जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे जो योग के ग्रंथ हैं ना, उनमें बहुत विस्तार से इनका वर्णन मिलता है कि शरीर में पित्त कितना है, शरीर में यूरिन कितना है,
शरीर में श्लेष्मा यानी कफ कितना होता है ना। जैसे शरीर में कफ की मात्रा 6 अंजलि बताई है ना। और किसी ग्रंथ में शरीर में ब्लड की जो मात्रा है वो लगभग 100 पल, 100 पल का मतलब 400 तोला, और 400 तोला का मतलब 4 किलोग्राम, यानी इतना शरीर में रक्त होता है, रुधिर होता है, ब्लड होता है। मांस भी बताया गया है शरीर में 1000 पल मांस बताया है। तो 1000 पल अथवा 4000 तोला, इसका मतलब 40 किलोग्राम हमारे शरीर में क्या होता है, मांस होता है। ठीक है। हमारे शरीर में बाल भी होते हैं ना, उनकी संख्या बताइए। ये मैं गरुड़ पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। 7 लाख बाल हैं हमारे शरीर में ना। रोम छिद्र जो होते हैं ना, छोटे छोटे स्पंज होते हैं पूरी बॉडी में, 3 करोड़ 50 लाख बताए हैं। और त्वचा जो है ना, उसका जो वेट है वो 80 तोला होता है, लगभग 2.8 किलोग्राम। मज्जा यानी बोन मैरो जो होती है 12 पल अथवा 48 तोड़ा, यानी 0.48 किलोग्राम वजन होता है। धातु यानी टिश्यू जो होते हैं 2 कुडऊ अथवा 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी संख्या जितना बताया। अस्थियां हैं सामान्यतः, अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें और एलोपैथी की बात करें या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की बात करें, तो उसमें 206 हड्डियों की संख्या मानी जाती है। लेकिन हमारे योग ग्रंथों में, पुराणों में इनकी संख्या 360 बताई गई है। 360 बोन्स हैं। ऐसे पित्त जो है वो 200 तोला बताया है, यानी 2 किलोग्राम। कफ जो है वो 25 पल अथवा 100 तोला बताया है, यानी 1 किलोग्राम, है ना। तो ऐसे अगर हम और भी देखेंगे तो सभी में अलग अलग है ना। जैसे मैंने बताया ठंजली है, रक्त, ये दूसरे ग्रंथ में बताया गया है ना। मसल्स की संख्या 500 बताई गई है। हड्डियों की संख्या 360 मैंने बता दी है, ये याज्ञवल्क्य के स्मृति में बताया गया है। और सिद्धांत जो पद्धति है योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो उसमें भी मांस है वो 100 पल बताया है, यानी 4 किलोग्राम मांस होता है बॉडी में। और मज्जा जो है वो बोन मैरो 400 ग्राम बताई है, यानी 10 पल। मेद जो है यानी फैट टिश्यू जो है 12 पल यानी 480 ग्राम बताया है। और रक्त है वो 20 पल यानी 800 ग्राम बताया है। और जनरेटिव टिश्यू जो है वीर्य जिसे हम कहते हैं, यानी आपका शुक्र जो धातु है वो 3.5 पल यानी 0.14 ग्राम बताया है। और आपका जो पित्त है वो 10 पल यानी 400 ग्राम बताया है। कफ जो होता है 20 पल 800 ग्राम बताया है। और वात जो होता है 20 पल यानी 800 ग्राम बताया है ना। अस्थियाँ हैं वो 360 बताई हैं। संधियाँ यानी जितनी हड्डियाँ हैं 360 उतने ही जोड़ बताए गए हैं। और रोम कूप जो है, हेयर फॉलिकल जिन्हें बोलते हैं या पोर जिन्हें बोलते हैं, 3.5 करोड़ बताए हैं। तो किस में बताए हैं ये बताए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति पुस्तक के अंदर। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्या बताई है। तो ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं सभी जो धातुएं हैं, आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, है ना। ये सप्त धातु जो है, सबसे पहले रस धातु है, फिर रक्त है, फिर मांस है, फिर मेद है, फिर अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। तो ये 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं। तो बताते हैं कि एक धातु को बनने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। शुक्र धातु कहते हैं शायद 40 दिन लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप भोजन करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनता है आपका, भोजन आपका स्टमक में जाता है, यानी आपका जो आमाशय होता है ना, वहाँ पर आप जो भी ठोस खाते हैं या लिक्विड लेते हैं, है ना, कैसा भी जो आहार ग्रहण करते हैं आप मुख के द्वारा। आहार का मतलब ये होता है कि मुख के द्वारा जो चीज़ आपने ग्रहण की वो गले से नीचे उतर गई, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे ठोस में हो, वो आहार होता है। और वो सारा कहाँ ठहरता है, यानी आप दूध, लस्सी, घी, रोटी, सब्जी, फल जो भी खाते हैं वो सारा आपका स्टमक में, यानी जो आपका जठर होता है,
या आपका हम कहें अमाशय जो होता है वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ रस मिलते हैं, कुछ जूसी जो होते हैं ना, जूस वो मिलते हैं। तो या एंजाइम्स कहें हम उनको, एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या है, थोड़ा मथा जाता है, वहाँ पर पित्त भी आके मिल रहा होता है, वहाँ पर दूसरी जो रस हैं वो आके मिलते हैं, दूसरे एंजाइम्स वो मिलते हैं, कुछ एंजाइम्स है ना, ट्रिप्सिन पेप्सिन ये हमारा बॉडी खुद वो करती है ना, कुछ प्रोटीन को तोड़ते हैं, कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, कुछ आपके फैट को तोड़ते हैं। यानी आपने अगर चिकना आहार लिया है, यानी आपने घी लिया है, तेल से बनी हुई चीज़ें ली हैं, तो उसमें पित्त की बड़ी भूमिका होती है, पित्त का बहुत ज़रूरी होता है ना, और फैट को तोड़ने का कार्य करता है। तो ऐसे ही उसके बाद वहाँ पर उसको मथा जाता अच्छे से। तो मथने के बाद फिर वो नीचे जाता है ना, फिर वो सबसे पहले छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत उसका रस चूस लेती है, रस बनता है उसका, और जो ठोस होता है उसको बड़ी आंत के द्वारा नीचे गुदा मार्ग से बाहर निकाल देती है। तो मेन जो रस बनता है, रस जो चूसने का कार्य करती है वो छोटी आंत करती है ना। रस जो बन रहा है वो छोटी आंत में बन रहा है, क्योंकि छोटी आंत में भी जाके आपके कई एंजाइम्स मिलते हैं, है ना। इससे पहले मैंने बताया ना, आपके लीवर है, आपका किडनी है, इसके अतिरिक्त आपका गॉल ब्लैडर है, आपका पैनक्रियाज है। तो इन सब में अलग अलग कहीं जूस मिल रहे हैं, कहीं हार्मोन्स मिल रहे हैं, सब अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो जो छोटी आंत है वो रस को चूसती है, मेन रस ले लेती है। फिर रस के बाद क्या बनता है, रक्त बनता है ना। एक प्रोसीजर होता है, जब छोटी आंत है फिर वो है ना किडनी के पास, हार्ट के पास है ना, जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनसे ब्लड यानी शिराएँ जो धमनियाँ होती हैं, इनसे ब्लड आता जाता रहता है। जो ख़राब रक्त होता है वो कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है। किससे जाता है, वेन से जाता है। और जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज, वो ब्लड को हृदय से शरीर की तरफ लेके आती हैं। तो फिर उसके बाद मतलब रक्त बनना शुरू हो जाता है, रक्त बनता है, फिर उसके बाद मांस बनता है। मांस धातु जो होती है ना वो बनती है। शरीर में कहते हैं ना मांस है, त्वचा के नीचे मांस होता है, हड्डियों के ऊपर। फिर मांस के बाद मेद धातु होती है, मेद के बाद फिर अस्थियां बनती है, आपकी हड्डियां बनती है, और हड्डियों के बाद फिर आपकी मज्जा बनती है, और मज्जा बनने के बाद फिर आपका शुक्र बनता है। तो देखिए हमने नीचे इंग्लिश में भी लिखा है, और आपको मैं बता भी देता हूँ कि जो ये प्लाज्मा है ना, ये जो रस धातु है वो आपका प्लाज्मा है, यानी न्यूट्रिएंट फ्लूइड है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और वो लिक्विड फॉर्म में है। तो वो कहाँ से काम हो रहा है, छोटी आंतों से हो रहा है। फिर आपका ब्लड बनता है, यानी आपका रक्त कहें, रुधिर कहें, खून कहें, एक ही बात है। फिर आपके मस्कुलर टिश्यू बनते हैं, है ना, मांस धातु जो होती है यानी मस्कुलर टिश्यू। फिर आपकी जो मेद धातु होती है, मेद का मतलब होता है आपका फैट टिश्यू या एडिपोज टिश्यू, वो बनते हैं, है ना। मांस अलग होता है, फैट अलग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एडिपोज टिश्यू अलग होता है, मस्कुलर टिश्यू अलग होता है। फिर उसके बाद क्या बनता है, आपका अस्थि बनती है। अस्थि का मतलब बोन टिश्यू, है ना। बोन टिश्यू का मतलब आपके जो हड्डियों के उत्तक है ना वो बनते हैं, या हड्डियाँ बनती है, आप ये समझ लीजिए। फिर आपकी बोन मैरो बनती है, जिसे मज्जा कहते हैं ना, मज्जा धातु, यानी बोन मैरो बनती है। और फिर उसके बाद आपके रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव टिश्यू कहें हम, यानी वीर्य और रज जो बनता है वो सातवीं धातु होती है। तो ये आज हमने चर्चा की सप्त धातुओं के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सरल ही है, बस आपको सिंपल इनका सीक्वेंस याद रखना है, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जब आहार ग्रहण करते हैं, स्टोमक में जाता है, आपके आमाशय में जाता है, आपके पेट में जाता है। तो सबसे पहले उसका रस बनता है। रस बनने के बाद फिर उसका रक्त बनता है। रक्त के बाद मांस यानी मांस धातु बनती है, फिर मेद धातु, फिर अस्थि धातु, फिर मज्जा धातु और फिर शुक्र धातु। तो ये 7 धातुएं हैं जो क्रम में बनती है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट कोई धातु बन जाएगी, नहीं, ये क्रम में ही बनती है, इसी सीक्वेंस में ही ये धातुएं बनती हैं, 1 से लेकर 7 तक।
डायरेक्ट धातु नहीं बनती, क्योंकि जो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं वो स्टेप टू स्टेप आगे जाता रहता है और उसी के आधार पर स्टेप टू स्टेप क्रम से आपकी सातों धातुएं बनती रहती हैं। तो ये सातों धातुएं भी शरीर में बनना जरूरी है। अगर कोई भी धातु ठीक से नहीं बनती है तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपका शरीर रोगी हो जाएगा और आपके शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और जिसकी यानी मेल में या फीमेल में या छोटे बच्चों में या बुज़ुर्गों में धीरे धीरे जैसे जैसे पाचन शक्ति वीक होती जाती है, शरीर में एंजाइम्स नहीं बनते हैं, हार्मोन ठीक से नहीं बनते हैं, और तो उस वजह से आपके वात पित्त कफ का भी शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपके शरीर की ये धातुएं भी इम्बैलेंस हो जाती हैं और शरीर में फिर कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, कोई ना कोई कमी आ जाती है और शरीर फिर किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है। तो आयुर्वेद का मकसद यही है कि आपकी जो धातुएं हैं उनको संतुलित करना, उनको व्यवस्थित करना। और प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही किया जाता है कि तीनों दोषों को संतुलित किया जाता है ना, अलग अलग प्रक्रियाओं से आपकी पाचन शक्ति को तीव्र किया जाता है, आपके शरीर की टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है ताकि इन भोजन का ठीक से पाचन हो और उसके बाद जो ये सातों धातुएं हैं वो क्रम से ठीक से बने। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है और कुछ आप बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आप के मन में किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें लिख कर बता सकते हैं, या कोई और भी जानकारी आप ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो में, तो आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।